नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने बात की थी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, सेंट्रल रूल 1998 के अलग अलग पार्ट्स, जो 5 पार्ट थे, 30 चैप्टर थे और 252 रूल्स थे। इसके बारे में हमने बात की और बहुत सारे रूल्स में और गाइडलाइंस में ये बात कही गई थी कि ये पर्टिकुलर शेड्यूल्स में इसके बारे में ये डिटेल जानकारी दी गई है। तो ये जो शेड्यूल्स हैं, ये शेड्यूल्स अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली शेड्यूल्स में क्या गाइडलाइंस दी गई है और इसको आपको रेफर करना होगा। तो यहाँ पर है शेड्यूल 1, जो रेफरेंस है रूल नंबर 56A, 71A और 72। तो इसमें जो हमने बात कही थी ये अलग अलग रूल्स में, जिसमें बात कही गई थी लिफ्टिंग अप्लायंसेस के बारे में, लिफ्टिंग गियर मैकेनिज्म्स में, या फिर जो वायर रोप की प्रोविजन होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको वायर रोप कौन सी यूज करनी चाहिए, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, उसका आई स्टैंडर्ड्स का रेफर करना चाहिए, या फिर जो लिफ्टिंग अप्लायंसेस और गियर मैकेनिज्म यूज करने के पहले आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि आपको टेस्टिंग और एग्जामिनेशन थ्रू जाना होगा। तो ये शेड्यूल 1 ये टेस्ट लोड्स के बारे में यहाँ पे बात करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी कि जो सेफ वर्किंग लोड होते हैं उसके ओरिएंटेड। तो यहाँ पर अगर आप सेफ वर्किंग लोड लिफ्टिंग अप्लायंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो ये लिफ्टिंग अप्लायंसेस में यहाँ पर SWL की बात दी है। जैसे कि अगर आप 20 टन तक अगर हम SWL यूज करते हैं तो उसमें 25% एक्सेस सेफ वर्किंग लोड पे आप टेस्ट करना चाहते हैं। तो टेस्टिंग एग्जामिनेशन जो होता है, तो आपका अगर 20 टन अगर सेफ वर्किंग लोड होगा तो 20 इंटू 1.25 इतने बेसिस पे आपको ये टेस्टिंग करना होगा। यानी कि 20 टन से अगर 25% तक भी अगर ये लोड बढ़ जाता है तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो कोलैप्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे ये टेस्टिंग के लिए प्रोविजन दी है। अगर आपके यहाँ पे 50 टन का सेफ्टी वर्किंग लोड होगा तो आपको 5 टन इन एक्सेस सेफ वर्किंग लोड तक आपको टेस्ट करना होगा। अगर 50 टन प्लस में अगर SWL है तो 10% इन एक्सेस ऑफ सेफ वर्किंग लोड, यानी कि अगर यहाँ पे 60 टन की अगर SWL कैटेगरी है तो 60 का 10% यानी कि 6 टन तक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और 66 टन पर आपको टेस्ट यहाँ पे करनी होगी। तो ये अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा अगर आप लिफ्टिंग गियर मैकेनिज्म अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो उसके लिए भी जो स्पेशली हम बात कर रहे थे रिंग्स की या हुक्स की, चेन्स की, शैकल्स, वायल्स या आई बोल्ट, स्प्लिट क्लैंप या ट्रायंगुलर प्लेट या पुली ब्लॉक, इनके लिए भी यहाँ पे उन्होंने टेस्ट लोड के बारे में जानकारी दी है और गाइडलाइंस अलग अलग से दिए है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो SWL है अप टू 25 टन, तो यहाँ पर इसके लिए 2 टाइम्स SWL यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये 25 टन प्लस है SWL तो यहाँ पे आप 1.22 इंटू SWL प्लस 20 टन यहाँ तक आप ये टेस्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स है उसके लिए आप अलग अलग टेस्ट लोड और उसके मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स क्या है उसके बारे में आप यहाँ पे ये शेड्यूल 1 में स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो शेड्यूल 1 है ये स्पेशली टेस्टिंग और एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जो लोड्स है उसके बारे में हमने बात की, जो हैंड ऑपरेटेड पुली ब्लॉक्स है या फिर यहाँ पे पुली ब्लॉक्स के बारे में है जो बकेट के साथ है, या फिर यहाँ पे कुछ स्लिंग्स हैं जहां पर उनको 2 लेग्स हैं और उसका भी पर्टिकुलर 90 डिग्री एंगल में होगा, या फिर अगर लिफ्टिंग बिंग है या फिर लिफ्टिंग मैकेनिज्म है, आप यहाँ पे फ्रेम यूज कर रहे हैं या फिर कंटेनर्स यूज कर रहे हैं, स्प्रेडर्स यूज कर रहे हैं, बकेट या फिर ट्यूब यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसे कोई सिमिलर डिवाइसेस अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है जो SWL और उसके बेसिस पे टेस्ट लोड इन टर्म्स फॉर्म में। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे SWL के लिमिट्स दिए हैं 10, 10, 1 to 60, 160 प्लस, तो उसके लिए भी यहाँ पे टेस्ट लोड के पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो वायर रोप्स के लिए भी यहाँ पे
स्पेसिफिक प्रोविजन दिए हैं। तो जहां पर भी आप वायर रोप यूज करने वाले हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे टेस्टिंग लोड क्या होना चाहिए उसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। तो जैसे ये टेबल में भी बताया है कि वायर रोप अगर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ स्लिंग होता है तो उसका SWL जो होता है तो वो नॉर्मली 10 टन तक हो सकता है और कुछ जगह आपके 10 टन टू 160 टन तक भी हो सकता है। अगर ये केस होती है वायर रोप की विथ स्लिंग तो यहाँ पर उसका कैलकुलेशन दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा। तो उसके लिए 10/8.85 इंटू SWL प्लस 1910। तो ये फॉर्मूले भी यहाँ पे डिफाइन किए हैं। अगर यहाँ पे आपका 160 टन प्लस से वर्किंग लोड होता है वायर रोप्स का तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन आपका 3 होगा। और यहाँ पे अगर इंटीग्रल पार्ट में अगर लिफ्टिंग अप्लायंसेस होते हैं वायर रोप के साथ और उसका अगर कैपेसिटी मैक्सिमम SWL 160 टन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर ये 160 टन प्लस अगर होता है तो उसके लिए यहाँ पर वापस से कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन 3 होगा। तो ये आप एग्जैक्टली क्या यूज करने वाले हैं, किस SWL के लिए यूज करने वाले हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है जो शेड्यूल 1 में क्लियरली बताई। तो इसका एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होना चाहिए इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ बात की है। जैसे कि यहाँ पे डेरिक्स के बारे में यहाँ पे बात की है या फिर जो डेरिक्स टेस्टेड अंडर क्लॉजेस 3 यानी कि ये डेरिक्स ओरिएंटेड रेफरेंस दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर ये स्पेसिफिक रिक्स के ओरिएंटेड होगा तो उसके बारे में भी यहाँ पे अलग से गाइडलाइन दी गई है। तो इसके अगर डिटेल्स गाइडलाइन आपको देखने तो ये शेड्यूल 1 में पॉइंट 3 और पॉइंट 4 में आपको डायरेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे बातें दी गई है। उसके अलावा लिफ्टिंग अप्लायंसेस के लिए भी यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन दी गई है और उसके रिलेटेड भी अलग से यहाँ पे टेस्ट लोड कितना होना चाहिए, उसमें एग्जैक्टली आप फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, आपके एग्जैक्टली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। एक्टिविटी के बेसिस पे भी यहाँ पे अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी स्प्रिंग या हाइड्रोलिक बैलेंसेस अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए भी टेस्ट लोडिंग कैसी होनी चाहिए, आपने क्या यूज करना चाहिए, किस अथॉरिटी थ्रू आपको ये यूज करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे 7th पॉइंट पे ये है टेस्टिंग मशीन्स और डेड वेट्स के रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। और यहाँ पे 8th पॉइंट में थ्रो एग्जामिनेशन आफ्टर टेस्टिंग और टेस्ट लोडिंग, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी। तो आपको टेस्टिंग के थ्रू एग्जामिनेशन थ्रू क्या करना है और टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद भी आपको क्या करना है और किस अथॉरिटी थ्रू ये सब टेस्टिंग करवा लेनी है, इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी गई है। फिर है शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 2 में अगर आप देखेंगे तो ये प्योरली नोटिफाइबल ऑक्यूपेशनल डिसीजेस के बारे में बात करता है। तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में यहाँ पर नोटिफाइबल डिसीजेस क्या हो सकते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे शेड्यूल 2 में जानकारी दी। जैसे कि हम फैक्ट्री एक्ट में भी शेड्यूल में कहते हैं नोटिफाइबल डिसीजेस, तो वहां पर वो 29 नोटिफाइबल डिसीजेस फैक्ट्री में जो पॉसिबल है उसके बारे में बात की है। और यहाँ पे जो 15 नोटिफाइड डिसीजेस है ये प्योरली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क ओरिएंटेड है। तो इसमें अगर रेफरेंस देखेंगे तो आप रूल नंबर 230A में हमने इसकी बात कही थी कि शेड्यूल में ये डिटेल बताया गया है। तो यहाँ पर जो अलग अलग नोटिफाइबल डिसीजेस है वो है ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन ओरिएंटेड, ऑक्यूपेशनल कैंसर, एस्बेस्टोसिस जहां पर एस्बेस्टॉस मटेरियल सस्पेंशन फॉर्म में यूज होता है और जो रेस्पिरेशन सिस्टम थ्रू आपके रेस्पिरेशन ट्रैक में से लंग्स में जा सकता है, वहां पर एस्बेस्टोसिस होने के चांसेस है। जहां पर आप सैंड्स या शॉर्ट ब्लास्टिंग्स जैसे मेथड यूज करते हैं जहां पर आप सिलिका यूज करते हैं और सिलिका अगर सस्पेंशन फॉर्म में रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट फॉर्म में अगर होगा तो वो भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में और लंग्स में डिपॉजिट हो सकता है जिसको हम सिलिकोसिस कहते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे लेड यहाँ पे यूज किया जाता है या फिर अगर आप फोसाइल फ्यूल यूज करें जहां पे लेड यूज होता है तो वहां पर इंटरनल कंबशन इंजन में लेड ऑक्साइड यहाँ पे जनरेट होता है और जिसकी वजह से लेड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसमें बेंजीन पॉइजनिंग के चांसेस हो जाते हैं। या फिर अगर आप एक्सप्लोजिव यूज करते हैं
तो वहां पे नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो उनकी वजह से भी यहाँ पे पॉइजनिंग हो सकती है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल अस्थमा यहाँ पे हो सकता है, जो डस्ट की वजह से या डस्ट ओरिएंटेड जो भी RSPM पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो नॉर्मली लेस देन 10.10 या PM ओरिएंटेड या फिर 5 PM या फिर PM 2.5, यानी कि ये जो माइक्रॉन्स में जो साइज है पार्टिकुलेट मैटर की, ये अगर होती है तो ये रेस्पिरेशन थ्रू यहाँ पे जा सकता है। उसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड यहाँ पे यूज हो सकते हैं पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, तो ये पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के भी यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं। जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है या फिर कोई जो कन्फाइंड स्पेसिस होती है, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होने के चांसेस बनते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो ब्लड के साथ डायरेक्टली रिलेट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और जिसकी वजह से टेम्पररी जजमेंट लॉस होता है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहा जाता है। उसके अलावा टॉक्सिक जॉन्डिस भी यहाँ पे हो सकता है, टॉक्सिक एनीमिया हो सकता है, या फिर जो कॉम्प्रेस्ड एयर हम यूज करते हैं उसकी वजह से भी इलनेस होती है, जिसको काइजन डिसीज कहते हैं। या फिर जो नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस है, नॉइज अगर एक्सेस में होता है तो उसकी वजह से भी ये नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस हो सकता है। या फिर जो आइसोसाइनेट्स होते हैं अगर यहाँ पे यूज किया है तो उसकी वजह से पॉइजनिंग के चांसेस बनते हैं। और कहीं जगह अगर आप टॉक्सिक केमिकल्स यूज करते हैं तो नॉक्सिक नेफ्राटाइज भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये अलग अलग नोटिफाइबल डिसीजेस है शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 है जो फर्स्ट एड बॉक्स हमने बात की थी रूल नंबर 231B में, जहां पर हमने बात की थी कि फर्स्ट एड यहाँ पे प्रोविजन होनी चाहिए, वहां पर फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए और वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए। लेकिन ये फर्स्ट एड बॉक्स में एग्जैक्टली कंटेंट्स क्या होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे शेड्यूल 2 में जानकारी दी है। जैसे कि यहाँ पे आई वॉश बॉटल कंपलसरी होनी चाहिए। उसके अलावा जो ज़ाइलोकेन आई ड्रॉप्स जो है 4%, या फिर बोरिक एसिड आई ड्रॉप्स या फिर सोडा बाइकार्बोनेट आई ड्रॉप्स की प्रोविजन होनी चाहिए। जो स्टरलाइज ड्रेसिंग है स्मॉल साइज में 24, मीडियम साइज में 12, लार्ज साइज में 12, और जो बर्न ड्रेसिंग होती है वो भी यहाँ पे 12, और जो कॉटन वूल की जो स्टरलाइज पैकेट्स में ड्रेसिंग होती है वो 12 जो 15 सेंटीमीटर की होती है, और जो 200 ml की जो बॉटल होती है जिसमें सर्टिमाइड सॉल्यूशंस भी यहाँ पे 1% में होना चाहिए, या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एटलीस्ट होना चाहिए। या फिर अगर यहाँ पे 200 ml बॉटल की रिक्वायरमेंट है जो मर्क्यूरोक्रोम 2% सॉल्यूशन का यहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा जो सैल्वो लाटाइल जो सॉल्यूशंस हैं जो भी यहाँ पे डोसेस के लिए यहाँ पे होने चाहिए। ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फर्स्ट एड की उसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा सीजर्स की एक पेयर होनी चाहिए, जो एडेसिव प्लास्टर्स होते हैं उसका रोल होना चाहिए। जो एडेसिव प्लास्टर्स का 2 रोल होना चाहिए, तो इसमें साइज में डिफरेंस है, ये 6 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर है और ये 2 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर है। उसके अलावा जो स्टरलाइज आई पैड्स होते हैं या फिर उसके 12 पीसेस होने चाहिए, या फिर एक बॉटल होनी चाहिए जहां पर ये 25 mg 300 में एस्पिरिन या फिर एनाल्जेसिक जो मेडिसिन होते हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। या फिर जो 10 सेंटीमीटर वाइड वाले 12 बैंडेजेस, 5 सेंटीमीटर बैंडेजेस वाइड वाले जो 12 बैंडेजेस, 1 टर्निक्वेट या फिर जो सुटेबल स्प्लिंट्स हो सकते हैं, सेफ्टी पिंस या फिर किडनी ट्रेस, स्नेक बाइट लैंसेट, या फिर जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स, या फिर जो डायरेक्टर जनरल ने फर्स्ट एड में जो लिफलेट बताया है जहां पर इंस्ट्रक्शंस होंगे उसकी जानकारी होगी, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हो सकती है। स्पेशली आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो यूज करके लिफलेट जो होता है वो यहाँ पे यूज करना चाहिए। उसके अलावा 6 ट्रायंगुलर बैंडेजेस या फिर जो स्टरलाइज लैटेक्स हैंड ग्लोव्स होते हैं वो भी यहाँ पे यूज करने चाहिए। तो ये पर्टिकुलर मिनिमम रिक्वायरमेंट थी शेड्यूल 3 में फर्स्ट एड के कंटेंट्स क्या होने चाहिए। शेड्यूल 4 जो है वो है एम्बुलेंस वैन के बारे में बात करता है, जो हमने बात की थी 226 रूल में, जहां पे एम्बुलेंस रूम और उसके बाद में एम्बुलेंस वैन की बात हमने कही थी। तो ये आर्टिकल्स फॉर एम्बुलेंस रूम ओरिएंटेड है, जहां पर ग्लेस सिंक, हॉट एंड कोल्ड वाटर ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए, या फिर जो टेबल होना चाहिए जहां पे एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर बाय 105 सेंटीमीटर का यहाँ पे
स्मूथ टॉप होना चाहिए। उसके अलावा स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, काउच होना चाहिए, स्ट्रेचर्स होने चाहिए, बकेट्स और कंटेनर्स होने चाहिए, हॉट वाटर बैग्स के जो 2 रबर होने चाहिए, या फिर केटल और स्पिरिट स्टोव होने चाहिए, या फिर बॉइलिंग वाटर के रिलेटेड कुछ ना कुछ फैसिलिटी स्टरलाइजेशन के लिए होने चाहिए, या फिर जो प्लेन वुडन स्प्लिंट्स है जो 900 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर है वो 12 होने चाहिए, या फिर 350 बाय सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर के 12 होने चाहिए। और उसके अलावा अगर प्लेन वुडन स्प्लिंट्स है जो 250 बाय 50 बाय 12 सेंटीमीटर से, तो वो मिनिमम 6 रिक्वायरमेंट है। वुलन ब्लैंकेट्स जो है उसकी मिनिमम 6 रिक्वायरमेंट है। आर्टरी फोरसेप्स अगर होंगे तो उसकी 3 पेयर्स की रिक्वायरमेंट है। जो स्पिरिट्स होंगे एनीमिया एरेमेशंस के लिए 120 ml की बोतल, या फिर जो स्मेलिंग सॉल्ट 60 ग्राम, मीडियम साइज स्पंजेस 2, 6 हैंड टॉवेल्स, 4 किडनी ट्रेस, 4 केक्स ऑफ टॉयलेट्स प्रेफरेबली एंटीसेप्टिक सोप्स, या जो ग्लास टम्बलर्स, या फिर जो 2 वाइन ग्लासेस है, या फिर टी स्पून है 2, या फिर ग्रेजुएटेड 120 ml मेजरिंग ग्लासेस है, मिनिमम मेजरिंग ग्लासेस 2, 1 wash bottles 1000 cc for washing eyes, 1 bottle 1 liter carbonic solutions 1 to 20, 3 chairs, open screen, 1 electric hand torch, 4 first aid boxes और cupboards, और जो adequate supply of tetanus toxide। तो ये आर्टिकल्स फॉर एम्बुलेंस रूम की रिक्वायरमेंट शेड्यूल 4 में दी गई। अभी जो हमने बात की थी उसके बाद में 227 रूल में, क्योंकि 226 में हमने बात की थी एम्बुलेंस वैन की, सॉरी एम्बुलेंस रूम की, और उसके बाद में हमने एम्बुलेंस वैन की बात की थी रूल नंबर 227 में। तो यहाँ पर शेड्यूल 5 में बताया गया है कि एम्बुलेंस वैन में एग्जैक्टली क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप जनरली देखेंगे तो इसमें पोर्टेबल स्ट्रेचर होना चाहिए, उसका फोल्डिंग एडजस्टमेंट डिवाइसेस उसके अंदर होनी चाहिए, जो भी आपके जो हेड है वो स्ट्रेचर कैपेबल होना चाहिए कि वो टिल्ट होना चाहिए, ये भी फैसिलिटीज होनी चाहिए। उसके अलावा जो फिक्स सेक्शन होता है वो इक्विपमेंट, फिक्स ऑक्सीजन या फिर सप्लाई इक्विपमेंट, पिलो या फिर केस या फिर शीट्स, ब्लैंकेट्स, टॉवेल, इमरजेंसी बैग्स, बेड पैन्स या यूरिनल ग्लास, ये सभी बातें यहाँ पे मिनिमम जनरल रिक्वायरमेंट आती है एम्बुलेंस वैन में। फिर स्पेसिफिक इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पे फ्लैरोज विथ लाइफ ऑफ 3000 मिनट्स, या फिर फ्लोर लाइट्स, या फिर फ्लैश लाइट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो ड्राई पाउडर टाइप में होने चाहिए, इंसुलेटेड गनलेट्स। और फिर इमरजेंसी केयर सिस्टम्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिसर्टाइजेशन के लिए पोर्टेबल सक्शन यूनिट, या फिर पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट, या फिर बैक वॉल मास्क, या फिर हैंड ऑपरेटेड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यूनिट्स, एयरवेज, माउथ बैग्स, या फिर शॉर्ट स्पाइन बोर्ड्स या आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स, या फिर बीपी मैनोमीटर्स, या फिर जो इमोबिलाइजेशंस के अंडर अगर लॉन्ग एंड शॉर्ट पैडेड बोर्ड्स, वायर लैडर स्प्लिंट्स, ट्रायंगुलर बैंडेजेस, या फिर ड्रेसिंग्स के अंदर अलग अलग जो गेज पैड्स हो सकते हैं, या फिर अलग अलग डायमेंशंस के बैंडेजेस, अलग अलग टाइप के बैंडेजेस, जैसे कि यहाँ पे रोलर बैंडेज हो सकता है, सेफ्टी पिन हो सकता है, बैंडेज शीट्स हो सकते हैं, बर्न शीट्स हो सकते हैं। पॉइजनिंग के रिलेटेड अगर जो भी आपको इक्विपमेंट की जरूरत होती है वो भी यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल या प्री पैकेज डोज, स्नेक बाइट किट या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इमरजेंसी मेडिसिन एज पर द मेडिकल ऑफिसर जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके अलावा है शेड्यूल 6 जो है परमिसिबल एक्सपोजर इन केसेस ऑफ कंटिन्यूअस नॉइज। तो अगर नॉइज यहाँ पे एक्सेस में होता है तो रूल नंबर 36 में हमने बताया था, और नोटिफाइबल डिसीज में भी बताया था कि यहाँ पे नॉइज इंड्यूसिंग हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए टाइम ऑफ एक्सपोजर के बेसिस पे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स यहाँ पे दी गई है। जैसे कि अगर आप कंटिन्यू 8 घंटे के लिए काम करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे 90 डेसिबल्स की मैक्सिमम लिमिट से, 6 घंटे के लिए 92 है, 4 आवर्स के लिए 95 है, 3 घंटे के लिए 97 है, 2 घंटे के लिए 100 है, 1.5 के लिए 102, 1 के लिए 105 और 1/4 आवर्स के लिए 115 डेसिबल्स की रिक्वायरमेंट। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 90 डेसिबल्स टू 115 डेसिबल्स आपको अलाउड हो सकता है, डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ आवर्स। लेकिन आप किसी भी तरीके से 115 को क्रॉस नहीं करना है। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट दिया है शेड्यूल 6 में नॉइज ओरिएंटेड।
यहाँ पे शेड्यूल 7 है, पीरियोडिसिटी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स। तो ये रूल नंबर 81 और 223 में हमने बात की थी कि अलग अलग यहाँ पे बिल्डिंग वर्कर हो सकते हैं, ड्राइवर्स हो सकते हैं, ऑपरेटर हो सकते हैं, या फिर जो भी अलग अलग अप्लायंसेस, मशीनरीज, इनको ऑपरेट करने वाले जो पर्सन है, इनका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन लेना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको फुल मेडिकल एग्जामिनेशन लेना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन लेना है, यहाँ पे आपको अलग अलग जनरल फिजिक आपको यहाँ पे चेक करना है, उनकी विजन चेक करना है, या फिर उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी वो चेक करनी है, उसकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी यानी कि लंग फंक्शन टेस्ट भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, विजन टेस्ट कर सकते हैं, या फिर ऑडियोमेट्री टेस्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग टेस्टिंग यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन थ्रू आपको यहाँ पे करनी होगी। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक भी अपर लिम्स, लोअर लिम्स या स्पाइन ओरिएंटेड अगर कुछ इश्यूज होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं, उसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन करनी होगी। फिर है शेड्यूल 8 जो है नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, उसके क्वालिफिकेशंस, ड्यूटीज के बारे में बात करता है, जो रूल नंबर 209 में हमने बात की थी। तो हमने बात की थी कि आपका अगर 500 प्लस वर्कर्स होते हैं तो वहां पे सेफ्टी कमेटी की रिक्वायरमेंट होती है, और अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर की। अगर 1000 तक बिल्डिंग वर्कर्स होते हैं तो यहाँ पे कम से कम एक सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 2000 तक है तो 2 सेफ्टी ऑफिसर, 5000 तक है तो 3 सेफ्टी ऑफिसर, 10,000 तक है तो 4 सेफ्टी ऑफिसर्स, और इसके आगे भी अगर ये रहेगा तो 5000 प्लस के साथ साथ एक एक सेफ्टी ऑफिसर आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जो सेफ्टी ऑफिसर जो यहाँ पे ऐड करना होगा, तो उसका जो एक्सपीरियंस है और उसका जो क्वालिफिकेशन है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, या फिर आर्किटेक्ट का बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ओरिएंटेड ही होना चाहिए, और कम से कम 2 साल का उसका एक्सपीरियंस ही रिक्वायर्ड है। जैसे फैक्ट्री एक्ट में जो प्रोविजन है बी प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस या डिप्लोमा प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस और उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस, उसी हिसाब से यहाँ पे ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ओरिएंटेड बैकग्राउंड और उसी रिलेटेड एक्सपीरियंस यहाँ पे ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सेफ्टी ऑफिसर की। तो यहाँ पर उसके अलावा जो भी सर्विस कंडीशंस होती है, सेफ्टी ऑफिसर ने फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि पर्सन को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉपर्टी डैमेज अवॉइड करना है, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है, और इनकेस अगर कोई हजार्ड्स या रिस्क होती है तो उसको रेमेडियल सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए आपको जो ओनर्स होगा उससे आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो एक्सपर्ट पर्सन होंगे, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ड्यूटीज यहाँ पे जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे बात की गई, जैसे कि हमने अभी प्लानिंग के बारे में यहाँ पे बात कही गई है, या फिर जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स और एडवाइसेस के बारे में है, या फिर इंस्पेक्शन, चेकिंग, सुपरविजन के बारे में है, या फिर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसकी क्वालिटी भी चेक करनी चाहिए आपको, उसको प्रोवाइड करना चाहिए। और फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क ओरिएंटेड जो भी बातें हैं, फिजिकल कंडीशंस क्या है उसके, अनसेफ कंडीशंस क्या है, अनसेफ क्या एक्ट्स है, और जो फैटल या फिर अदर नॉन फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स या डेंजरस ऑकरेंसेस होते हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी ये सेफ्टी ऑफिसर की होती है, और इसके रिलेटेड जो भी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट का काम होता है ये भी सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी बन जाती है। तो इसमें कुछ अलग अलग प्रोविजंस भी बताई है, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेशन करना, जो भी एक्टिविटीज होती है उसको कंडक्ट करना, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट होती है या फिर अपडेट होते हैं उसको फॉलो करना, ये भी सेफ्टी ऑफिसर की यहाँ पे ड्यूटी है। तो ये अलग अलग जो सेफ्टी ऑफिसर्स की ड्यूटीज होती है और उसके क्वालिफिकेशंस और नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट यहाँ पे शेड्यूल में बताए। फिर है शेड्यूल 9 जो है रूल नंबर 225 के रेफरेंस से, जहां पर हमने बात की थी कि यहाँ पे कुछ हजार्डस प्रोसेस भी हो सकते हैं। तो स्पेशली हजार्डस प्रोसेस यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किए हैं, जो है रूफ वर्क, स्टील इरेक्शन, वर्क अंडर ओवर वाटर, या फिर डिमोलिशन, या फिर कन्फाइंड स्पेसेस में अगर हम काम कर रहे हैं तो ये सभी हजार्डस प्रोसेस ये क्लियरली शेड्यूल 9 में डिफाइन किए। तो हजार्डस प्रोसेस ओरिएंटेड आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे लेने होंगे। फिर है शेड्यूल 10 जो रूल नंबर 225 के रेफरेंस से है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर के ओरिएंटेड। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने बात की तो ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो सकते हैं जो हजार्डस प्रोसेसेस हो सकते हैं, हजार्डस सब्सटेंसेस हम यूज कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे इंजुरीज और एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं
या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे हायर साइड में। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होना जरूरी है, उसके रिलेटेड जो भी स्टाफ होते हैं, नर्सेस होते हैं, या फिर ड्रेसर कम कंपाउंडर्स होते हैं, या फिर स्वीपर कम वार्ड्स होते हैं, ये सभी जो स्टाफ है ये मेडिकल ऑफिसर्स के अंडर काम करेंगे। मेडिकल ऑफिसर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ पे फुलफिल करके मेडिकल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट दी जाएगी। और उसके रिलेटेड जो भी एडिक्वेट इक्विपमेंट या नेसेसरी इक्विपमेंट की या मेडिकल इमरजेंसीज में जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसके रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये भी मेडिकल ऑफिसर और उनके स्टाफ की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये जो हमने बात कही थी कि मेडिकल ऑफिसर, तो यहाँ पर ये क्लियरली उसका क्वालिफिकेशन दिया गया है कि ये MBBS डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, या फिर उसका जो एडिशनल हमने बात की है एंड में डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर का एक्सपीरियंस जो है वो पर्टिकुलर ये मेडिकल ओरिएंटेड फील्ड में होना चाहिए, हेल्थ ओरिएंटेड फील्ड्स में होना चाहिए। स्पेशली अगर आपका कंस्ट्रक्शन फील्ड में हेल्थ का अगर ये होगा एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। और जो भी सर्टिफिकेट की प्रोविजन होगी, सिलेबस की प्रोविजन होगी, तो यहाँ पर उसके ओरिएंटेड भी आपको पर्टिकुलर्स कंप्लीशन करना होगा। फिर है शेड्यूल 12 जो है रूल नंबर 152 से रेफरेंस है, और यहाँ पर बात की गई है परमिसिबल लेवल्स ऑफ सर्टेन केमिकल के मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स के बारे में वर्किंग एनवायरनमेंट में। जैसे यहाँ पे ये सब्सटेंस की लिस्ट दी गई है 116 सब्सटेंसेस है, मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ मेंबर्स या कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर है TWA फॉर्म में, यानी कि टाइम वेटेड एवरेज जो है 8 घंटे के लिए, और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट यानी कि स्टेल वैल्यू 15 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल्स अगर लेंगे हम, तो एसिटल्डिहाइड है जो 100 ppm है फॉर TWA 8 आवर्स, या फिर 180 है mg पर मीटर क्यूब में। उसी हिसाब से अगर स्टेल वैल्यू इसके देखेंगे तो 150 ppm है और मैक्सिमम 270 mg पर मीटर क्यूब है 15 मिनट्स के लिए। तो हर एक केमिकल्स का आपको यहाँ पे TWA वैल्यू और स्टेल वैल्यू मालूम होना चाहिए, जो पार्ट्स पर मिलियन में है या फिर मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब में है। इसका मतलब क्या है कि इतना 1 मिलियन अगर एयर के पार्टिकल्स होंगे तो 100 पार्टिकल्स ही एसिटल्डिहाइड के आपको परमिशन है, या फिर अगर 1 मीटर क्यूब एयर है यहाँ पे अवेलेबल तो 180 मिलीग्राम ही यहाँ पे एसिटल्डिहाइड आपको अलाउड है। ये सिर्फ 8 घंटे के लिए। अगर ये 15 मिनट के लिए है तो मैक्सिमम 150 पार्ट्स 1 मिलियन एयर पार्टिकल्स के लिए अलाउड है, और 270 मिलीग्राम्स 1 मीटर क्यूब एयर के लिए अलाउड है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो कंपोनेंट्स एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, तो आप 116 एलिमेंट्स आप देखिए आपके इंडस्ट्री में एग्जैक्टली या कंस्ट्रक्शन साइट पे आप क्या यूज करते हैं, और उसके बेसिस पे ये शेड्यूल का फॉलो कीजिए। धन्यवाद।